हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। कक्षा 10वीं की इकाई 6 जयपुर क्रम की ये 6वीं क्लास है। इसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना या वृक्काणु की संरचना को चित्र सहित समझाइए, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया आपका चित्र। आपकी पुस्तक में भी बना हुआ है, उसमें देख के भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या नामांकन दिख रहा है हमें? समीपस्थ कुंडलित नलिका, ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, यू आकार का हेनले लूप, संग्राहक नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है? मुख्य रूप से जो है इसमें दो भाग माने जाते हैं। वो पहला क्या हो गया आपका? बोमन संपुट। बोमन संपुट, बोमन संपुट क्या होता है? चित्र में आप देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये कप टाइप का हो, प्याला हो। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया आपका? एक प्याले नुमा संरचना। तो बस यही लिखना है इसमें, यह एक प्याले नुमा संरचना होती है। अब एक दिख रहा है इसमें आपको गुच्छा टाइप का, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण या छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही। ठीक है, ये छोटी छोटी संरचनाएं। तो यह एक प्यालीनुमा संरचना है और इसमें क्या होता है? ये जो संरचनाएं दिख रही हैं छोटी छोटी, ये काय की हैं? ये आपकी धमनिकाएं हैं। धमनिकाएं एवं केशिकाओं या कोशिकाओं की क्या होता है? एक टाइप का गुच्छा। ठीक, एक टाइप का झुंड टाइप का होता है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है। कहाँ? बोमन संपुट एक प्यालीनुमा संरचना है, इसमें धमनिकाओं एवं कोशिकाओं या केशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे एक नाम दिया जाता है। क्या दिख रहा है चित्र में? क्या लिखा? ग्लोमेरुलस, है ना? तो जिसे क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और कहाँ होता है ये ग्लोमेरुलस? यह जो है किडनी के किस भाग में होता है? यह किडनी के कार्टेक्स भाग में उपस्थित होता है। ठीक, ये हो गया आपका पहला भाग, बोमन संपुट। दूसरा भाग क्या है आपका? दूसरा भाग है आपका स्रावी कुंडलित भाग। स्रावी कुंडलित भाग श्रावण होता है और ये कुंडलित भाग टाइप का दिख रहा है। देखिए आप यहाँ से, ये देखो एक टाइप की कुंडली टाइप की दिख रही है, जो पूरे संरचना में आपको यही की यही दिख रही है। तो ये क्या है आपका? ये कुंडलित भाग है, ये कुंडलित भाग है। ठीक, तो स्रावी कुंडलित भाग में जो है हम क्या लिखेंगे? इसके 3 भाग हैं। कौन से भाग हैं? एक तो नाम दे दो, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका है, देखिए चित्र में, ये क्या हो गई आपकी? समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा भाग यू आकार का हेनले लूप। ठीक, अब ये जो हेनले लूप है, ये कहाँ स्थित होता है? ये होता है आपके मेड्यूला वाले भाग में स्थित होता है। कौन सा? ये देखो यू आकार दिख रहा है ना? हमारी जो इंग्लिश में जो अक्षर होता है
यू वर्ड, यू आकार का ये क्या हो गया आपका हेनले लूप हो गया। ठीक, और तीसरी जो संरचना है वो क्या है, दूरस्थ कुंडलित भाग। ये दूरस्थ कुंडलित भाग क्या है, दूर स्थित होता है, मतलब बाकी संरचना ये समीप था, पास था, इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका थी। ये क्या है, दूर है, इसलिए क्या हो गया, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, तो ये हो गए आपके संरचना काय की, नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछी जाती क्योंकि ये क्वेश्चन आता है चित्र के साथ, और इतना काफ़ी है आपको 5 नंबर के हिसाब से, जिसमें ये चित्र हो गया और ये संरचना हो गई। ठीक, ये हो गई आपकी आगे जाके संग्राहक नलिका। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में। अब किडनी है, वृक्क है, तो वृक्क के क्या होंगे, कार्य होंगे, कि वृक्क कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, मूत्र का निर्माण हो रहा है तो जल के माध्यम से होगा, तो जल का संतुलन बनाना पहला कार्य हो गया। ठीक, और क्या करता है, ब्लड प्रेशर, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि किडनी के माध्यम से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, उस पर कंट्रोल रखता है। अगली चीज क्या है, जो शरीर में उपस्थित जो रक्त है, जो परिवहन हो रहा है, उसमें कई सारे पोषक तत्व जो है उपस्थित होते हैं। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि के दौरान जो है, इन उपस्थित पदार्थों, महत्वपूर्ण पदार्थों को अगर शरीर से निकाल दिया गया तो ये जो हैं ये शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। इस कारण से इन पदार्थों को, जो रक्त के खनिज होते हैं, लवण होते हैं, इनको बनाए रखने का कार्य कौन करता है, किडनी करती है। ठीक, फिर शरीर में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के दौरान मूत्र क्या है, एक तरीके से अपशिष्ट पदार्थ है, अगर ये शरीर में उपस्थित रहा तो ये शरीर को हानि पहुंचाएगा। तो जो हानिकारक और कैसे विषैले, हानिकारक और विषैले पदार्थ होते हैं, इनको क्या करता है, इनका जो है शरीर से निष्कासन करता है। ठीक, कौन, किडनी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि शरीर में जो है अम्ल और जो क्षार होते हैं, एसिड और बेसिस, इनका क्या करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, किडनी करती है। ठीक, ये हो गया आपका वृक्क के कार्य। ठीक, तो क्वेश्चन हो गए आपके, नेफ्रॉन की संरचना को समझाइए और वृक्क के कार्य लिखिए। अब चूंकि नेफ्रॉन की बात हुई है तो यहीं पर जो है किडनी में एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, वैसे तो यकृत में होती है ना, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, और ये जो है क्या होता है, आगे जाके रक्त में पहुंचता है और वृक्क नलिकाओं द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है, नेफ्रॉन में भेजा जाता है। चूँकि वैसे जो आपका मूत्र है उसके निर्माण की क्रियाविधि काफ़ी जटिल होती है। ठीक है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जो है वो जटिल होती है। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र के निर्माण की जो क्रिया विधि होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला चरण क्या है आपका, अति सूक्ष्म निस्यंदन या निष्पंदन भी बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको, निष्पंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, दूसरी बात क्या है, इसका होता है क्या, पुनः अवशोषण, दोबारा से जो है इसको अवशोषण हेतु जो है पुनः उसमें भेजा जाता है, रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया ये कहलाती है।
अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, और फिर से हो रहा है मतलब री एब्जॉर्प्शन। तीसरी जो बात होती है वो कहलाती है श्रावण की क्रिया, जैसे अपन क्या बोलते हैं, सीक्रेशन बोलते हैं, सीक्रेशन या सीक्रेट। ठीक, अब मूत्र निर्माण की क्रिया विधि में पहला पॉइंट क्या है आपका, अति सूक्ष्म निस्पंदन। अति सूक्ष्म निस्पंदन में क्या होता है कि यह क्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है, बोमन संपुट में संपन्न होती है। यह क्रिया बोमन संपुट में संपन्न होती है। और बोमन संपुट ये जो है ये क्या करते हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा मूत्र को जो है छानने की क्रिया करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा मूत्र को छानने की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, अब होता क्या है कि जैसे ही मूत्र जो है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा छाना जाता है तो यहाँ पर जो रक्त दाब होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रक्त दाब बढ़ने के कारण यह जो दाब है यह कितना हो जाता है, यह दाब जो है ये +70 mmHg, ये mmHg जो है ये रक्त दाब को मापने की क्या है, यूनिट है, इकाई है। ठीक है, Hg मतलब मरकरी, mm मतलब इसमें मापा जाता है उसको, तो +70 mmHg होता है। और चूंकि अगर ये प्रेशर जो है रोका ना गया तो शरीर को नुकसान हो सकता है, इसलिए 70 mmHg का जो है क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो विरोध स्वरूप जो है इसका -50 mmHg रक्त दाब लगाया जाता है। अब होगा क्या कि जब ये +70 में से -50 mmHg जब ये कम होगा तो रक्त दाब कितना बचेगा, +20 mmHg होगा। ये जो है प्रभावी रूप से ये परफेक्ट है। ठीक है, लगाया जाता है तो +20 mmHg रक्त दाब जो है शेष बचता है। अब होगा क्या, यहाँ पर उपस्थित रक्त में जो उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं रक्त में उपस्थित, जैसे यूरिया है, ठीक है, यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड है ना, फिर ग्लूकोज है ना, कुछ लवण हैं और भी कई महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जो कि छनकर कहाँ पहुँच जाते हैं, ये जो छनकर पहुँचते हैं ये बोमन संपुट में पहुँच जाते हैं। ठीक, कहाँ पहुँच जाते हैं, बोमन संपुट में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये आपके अति सूक्ष्म निस्पंदन की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है और लगभग 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है क्या हो जाता है, छन जाता है। ठीक, ये हो गया अति सूक्ष्म निस्पंदन की क्रिया। अब दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है आपका, दूसरा जो भाग है आपका वो काय का है, पुनः अवशोषण का। तो दूसरा भाग पुनः अवशोषण का है, तो इसमें हम इसमें लिखेंगे पुनः अवशोषण वाले भाग में पुनः अवशोषण की क्रिया। नाम में ही स्पष्ट है कि पुनः अवशोषण क्या है, तो पुनः मतलब फिर से, रीअब्जॉर्प्शन। तो कई बार क्या होता है कि बोमन संपुट में
छानन की क्रिया के दौरान, छानन की क्रिया के जो दौरान कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जो होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जो होते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है ना, जल है ना, लवण है, ये सब कहाँ पहुँच जाते हैं, ये बोमन संपुट में पहुँच जाते हैं। अगर ये बोमन संपुट से बाहर, शरीर से बाहर निकाल दिए गए तो शरीर को क्या होगा, अगर ये मूत्र के साथ बाहर निकाल देने से शरीर को क्या होगा, शरीर को हानि होगी, शरीर को हानि होगी। इसी कारण क्या किया जाता है कि अगर इस तरीके से ये क्रिया हो गई कि बार बार अगर शरीर से ये महत्वपूर्ण पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए गए तो शरीर में डिहाइड्रेशन की क्रिया हो जाती है, जिसे हम हिंदी में निर्जलीकरण भी बोलते हैं। शरीर में जो है जल की महत्वपूर्ण पदार्थों की कमी, जिसके कारण कई बार मृत्यु भी हो सकती है। तो इनको जो है क्या किया जाता है, पुनः अवशोषण हेतु क्या इनको जो है फिर से लाया जाता है, कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। प्याले नुमा जो अपनी संरचना थी, तो शरीर से हानि होगी, इसलिए पुनः अवशोषण करके बचे हुए महत्वपूर्ण पदार्थों को छानने हेतु लाया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार समस्त उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। अब होगा क्या, दो भाग हो गए, अति सूक्ष्म निस्पंदन, पुनः अवशोषण, और आखिरी भाग क्या है आपका, श्रावण। यहाँ पर कुछ नहीं होता, बस आपको ये लिखना है कि जो बाकी बची हुई क्रिया होगी वो कहाँ होती है, मतलब आगे जाके संपन्न होती है। ये लिख देना आप तो एक लाइन में, श्रावण की क्रिया के दौरान मूत्र को शरीर से निष्कासित या स्रावित कर दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपकी मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, है ना। यहाँ से इतनी एक भाग ये हो गया अति सूक्ष्म निस्पंदन, और उसके बाद पुनः अवशोषण ये दूसरा भाग, और तीसरा क्या हो गया, श्रावण, ठीक है। ये इतना हो गया आपका मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और इसका, अपने भाग का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक। और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।